नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए एक नजर डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। बकरी एवं भेड़ पालन के लिए राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा अनुदान। सब्जी भी अब फसल सहायता योजना में हुआ शामिल। मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट टनल है बेहतर तकनीक। कृषि में खेती के बाद पशुपालन दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो किसानों को सबसे ज्यादा मुनाफा देता है, क्योंकि किसान भाई खेती के साथ इसे आसानी से कर सकते हैं। बिहार के जो भी युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं या खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, इसके अलावा बिहार के किसान भाई जो खेती किसानी के साथ साथ बकरी एवं भेड़ पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे सभी समेकित बकरी एवं भेड़ पालन योजना के तहत व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार किसानों को अनुदान उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत पशुपालकों को 20 बकरी, 1 बकरा, 40 बकरी, 2 बकरा एवं 100 बकरी, 5 बकरे का पालन करने के लिए सरकार भी मदद करेगी। इनमें सामान्य वर्ग के लोगों को 50% और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 60% तक अनुदान दिया जाएगा। हालांकि बकरी पालन के लिए आवेदक के पास पर्याप्त ज़मीन होना अनिवार्य है। इसके लिए पशुपालक लीज पर भी ज़मीन ले सकते हैं। इसके तहत आप 10+1 का यूनिट है, जिसके तहत 10 बकरियां और 1 बकरा है। इस 20+1 यूनिट है, जिसके तहत 20 बकरी और 1 बकरा है। 40+2 यूनिट है, जिसमें 40 बकरी और 2 बकरे हैं। और 100+5 यूनिट है, जिसके तहत 100 बकरी और 5 बकरे आप ले सकते हैं। राज्य में प्रतिकूल मौसम की वजह से अन्य फसलों की तरह सब्जियों की खेती भी काफी प्रभावित होती है, जिस कारण से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब सब्जी की फसल भी अगर मौसम की वजह से खराब होती है तो सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देगी। दरअसल राज्य सरकार ने बिहार फसल सहायता योजना में बदलाव किया है। अगर फसल 20% तक नुकसान होता है तो किसान भाइयों प्रति एकड़ 7,500 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं अगर फसल 20% से अधिक नुकसान होता है तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। कंपोस्ट टनल या बंकर विधि के द्वारा मशरूम उत्पादन के लिए किसान भाई कम समय में खाद को तैयार कर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस तकनीक के जरिए मशरूम की खेती में उपयोग होने वाली कंपोस्ट को जल्द से जल्द तैयार किया जा सकता है। बंकर विधि एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंपोस्ट तैयार करने वाली अमोनिया गैस को रोटेशन की क्रिया द्वारा नाइट्रोजन गैस में तब्दील किया जाता है, जिससे मशरूम के बीज को अधिक आहार और ज़रूरी लवण मिल जाता है। इस विधि द्वारा किसान भाई उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। भिंडी हमारे यहाँ की प्रमुख सब्जियों में से एक है। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिकता से भी भरपूर होती है। किसान भाई इसकी खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाई भिंडी के अधिक उत्पादन के लिए इसके उन्नत किस्म के बीजों का चयन करें। शीतला उपहार, काशी वरदान एवं काशी नंदिनी इसकी प्रमुख किस्में हैं, जिसके उपयोग से उत्पादन और मुनाफा दोनों अधिक प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के थोक सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। नेनुआ 2,000 से 2,200 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3,200 से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 2,400 से 2,800 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में अब गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। अभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप खरीफ धान की रोपनी के 1 सप्ताह बाद अलगी कल्चर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में व्यवहार करें। कृषि समाचार के जरिए अभी आपने उन्नत प्रभेदों, ताज़ा मंडी भाव की जानकारी ली। साथ ही आपने मौसम के मिजाज के हाल को भी जाना। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए।
आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द होंगे हाजिर। उखाड़ नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि धान खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली एक मुख्य फसल है, जिसकी खेती अधिकांश राज्यों में बड़े पैमाने पर की जाती है। जितना मुनाफा हमारे किसानों को इसकी खेती से मिलता है, उतनी ही समस्याएं इसकी खेती के दौरान किसानों के सामने आती हैं, जैसे फसलों में कीटों और बीमारियों का लग जाना। समय रहते अगर इनका निदान ना किया जाए तो इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर होता है और किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्याओं से बचने के लिए क्या उपाय करें, बता रहे हैं विशेषज्ञ अरविंद कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपकी मेहनत और आपका जो जज्बा होता है वो हमेशा काबिल तारीफ होता है, लेकिन तब हिम्मत टूटती है जब सारे मेहनत के बाद कीड़े बर्बाद कर देते हैं, बीमारियां बर्बाद कर देती है और हमारी फसलें बर्बाद हो जाती है। तब निश्चित रूप से आपकी हिम्मत टूट जाती है। तो आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि उन कीटों से कैसे निपटा जाए, उन दुश्मनों से जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे निपटना कैसे है। इस विषय पर हम आज धान की फसल में कीट नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पौधा संरक्षण विभाग बिहार सरकार के सहायक निदेशक अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। हम फसल की बात, अब खरीफ फसल अभी हमारा पीक सीजन है, तो उसमें हम अगर बात करते हैं कि कीट नियंत्रण पर जब चर्चा होती है तो कौन कौन से कीट हैं जो शुरुआती, चूँकि फिर बात हम और आगे करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में कौन कौन से कीट हमारे लिए नुकसानदायक है। धान रोपाई के बाद जब टिलरिंग की अवस्था में धान आती है और जब हमारे खेत में धान की हरियाली जब छाती है, उस समय हमारे खेतों में कीड़े का प्रकोप बढ़ जाता है। तो उस समय हमारे धान के प्रमुख कीट में जो हैं धर छेदक, उसके बाद है गोलमिज, उसके बाद हिस्पा, उसके बाद आपका लीफ फोल्डर। तो ये सारे कीटों को नियंत्रण करने के लिए मैं किसान भाइयों को कुछ आज ऐसा टिप्स दूंगा कि जो कम लागत में किसान इसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं पहले तो धर छेदक के बारे में बताना चाहूँगा। चूँकि धान में हमारे कंपनसेटरी पावर रहती है और चूँकि इनिशियल स्टेज में हमारा धान में अगर धर छेदक कीट लग जाता है तो उस समय हमारा उतना नुकसानदेह नहीं होता है। जब हमारा ये बाली निकलने की अवस्था में धर छेदक का कीट का प्रकोप होता है, उस समय हमारे बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को नुकसान का उठाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मैं किसान भाइयों को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जब धर छेदक कीट का आपके खेतों में प्रकोप हो, धर छेदक का कीट का मूल पहचान है कि वो मुलायम भाग से उसका लार्वा अंदर घुसता है और तने में छेद करके उसको काट देता है। आप जब उसको खींचेंगे पौधा को तो आराम से वो सीधा निकल जाएगा। और जब धान के हमारी बाली अवस्था के समय जब लगता है तो उस समय भी ये कीट करता है क्या कि ऊपर से मुलायम भाग से घुसता है और उसके धर को काट देता है। जब बाली को हम पौधा को, और वो जो बाली होता है हमारा, चूँकि वो अभी जस्ट बाली निकला ही है और उसी समय वो काट देता है तो उजला उजला वाइट हेड नज़र आना लगता है। जब किसान जाकर उसको खींचते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा, चाहे वो आपके खेतों में
ब्राउन प्लांट हॉपर लगा हुआ हो, या GLH का प्रकोप हो गया हो, या फिर गोलमिज का प्रकोप हो गया, या हिस्पा का प्रकोप हो गया, या लीफ फोल्डर का प्रकोप हो गया। तो इसके लिए मैं धर छेदक के लिए किसान भाइयों को कहूँगा कि सरकार की योजना है कि योजना प्लांट प्रोटेक्शन से ही चलती है, तो उसमें 50% 75% अनुदानित दर पर फेरोमोन ट्रैप का किसानों को अनुदान दिया जाता है। तो किसान भाई 75% अनुदानित दर पर फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करेंगे। उसमें एक लियोर होता है, फेरोमोन ट्रैप में लगा रहता है, वो 1 हेक्टेयर में 8 से 10 लगते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप क्या है कि वो लियोर धर छेदक के लिए, अभी जैसे धान के सीजन है तो जहाँ से किसान लेंगे अपने डीलर के यहाँ, तो कहेंगे कि हमको हमारे खेतों में धर छेदक कीट का प्रकोप होता है, तो उसका धर छेदक का लियोर देगा। और उसमें एक बना रहता है, प्लास्टिक का बैग रहता है, उसमें नीचे लगा रहता है, उसमें वो लियोर लगा दिया जाता है। तो नर कीट क्या समझता है कि वहाँ मादा कीट उपस्थित है और वो उसके गंध पास से मतलब आके आकर्षित होती है और उसमें आकर वो फंस जाती है। और चूंकि उसके नीचे एक बहुत बड़ा पॉलीथीन का ये लगा रहता है, तो उसी में सारे कीड़े फंस जाते हैं। और कि जब कलेक्ट हो जाते हैं तो किसान भाई करते हैं क्या कि सुबह में या 2 दिन पर 1 दिन पर गए और उस सारे कीड़े को मार कर ख़त्म कर दिए। क्योंकि सुबह में जो भी कीड़े खेत पर दिखाई देंगे, पतिंगा दिखाई उड़ते हुए नजर आए, जिसमें ड्रैगन फ्लाई है, डैमसेल फ्लाई है, बहुत तरह के कीड़े दिखाई, तो ये हमारे मित्र कीट होते हैं। किसान हड़बड़ा के करते हैं क्या कि कीटनाशी का प्रयोग कर देते हैं। तो कीटनाशी का जैसे ही प्रयोग किए तो क्या होता है कि उसमें हमारे मित्र कीट मर जाते हैं और शत्रु कीट बच जाते हैं। तो शत्रु कीट बच जाएंगे और वो उस दवा के मतलब अगेंस्ट में रेसिस्ट होते चले जाते हैं। तो किसान भाई उसके लिए पहले देखें समझें कि हाँ इस कीड़े से हमारा फसल का नुकसान है कि नहीं। चूँकि वो सुबह में कीड़ा आता है, डैमसेल फ्लाई हुआ, ड्रैगन फ्लाई हुआ, मकड़ी हुआ, जितने तरह के कीड़े वो करते हैं क्या कि सुबह में अपना भोजन के वास्ते, चूँकि शत्रु कीट जो होता है रात में एक्टिव होता है, हमारे फसल को रात में बर्बाद करता है और मित्र कीट हमारे दिन में एक्टिव रहते हैं। तो ये किसान भाइयों को समझना होगा। तो जैसे हम बताएं कि फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना है, उसमें कम लागत में आपको फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा, आप लाइट ट्रैप प्रयोग कर सकते हैं। खेत में 2 कोने पर, एक कोने यहाँ पर, एक कोना वहाँ पर, मान लीजिए कि वहाँ लाइट की व्यवस्था है तो बल्ब जला दीजिए। अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो 2 लालटेन, एक इस कोने पर एक उस कोने पर, शाम के 7 बजे जला दीजिए। और वहाँ पर एक टब रख दीजिए, उसमें पानी थोड़ा सा सर्फ घोर दीजिए, थोड़ा सा कीटनाशी और किरासन वाल डाल दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा कीड़ा खेत में लग गया है और सुबह आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे कीट उसमें आकर गिर कर मरे हुए हैं। चूँकि उसमें कीटनाशी सर्फ और किरासन वाल डाला हुआ है, वो लाइट पाता है और उसमें वो गिरता है और वो, तो उसके लिए लाइट ट्रैप का प्रकाश फंदा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धान में कीट प्रबंधन कैसे करें, अभी आपने जाना। आइए अब बात करते हैं कार्यक्रम के दूसरे विषय के बारे में। किसान भाइयों, बोरो, जिसे हम लोबिया के नाम से भी जानते हैं, एक मुख्य दलहनी फसल है जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गर्मियों का मौसम बोरो की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है। ये कई किस्मों में पाया जाता है जो स्वाद से भरपूर होता है। ये किस्में कौन कौन सी हैं और बोरो की अच्छी उत्पादन लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ शशांक शेखर सोलंकी से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग सब्जी की खेती के बारे में बात करेंगे, खासकर बोड़ो की खेती के बारे में। बोड़ो, जिसे आम भाषा में बोरा अथवा लोबिया भी कहा जाता है, कैसे इसकी खेती आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध साबित हो सकता है। तो आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी जी, जो बताएंगे बोड़ो की खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बोड़ो की खेती कैसे ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है हमारे किसान भाइयों के लिए। बिल्कुल, किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि
हमें जो बोड़ों की खेती करनी है उसके लिए किस मौसम में करना है। खास करके जब बरसाती बोड़ों का चुनाव करें तो हमें उसकी खेती करने के लिए ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो विषाणु जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो। और जब भी बोड़ों की खेती करें तो आप मेड़ पर करें, किसी अच्छे बीजों का चयन करें, क्योंकि इसमें F1 जो हाइब्रिड संकर किस्में हैं वो बहुत कम या ना के बराबर हैं। तो जो भी किस्में हैं उसे मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आप प्राप्त करें और उसकी खेती करने के लिए आप इसका ज़रूर ध्यान रखें कि जून से जुलाई मध्य तक इसकी बुआई ज़रूर कर लें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब, चूँकि कोई भी फसल हो या सब्जी की खेती में किस्म का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि जितनी अच्छी किस्में होंगी या जो हमारे वातावरण के अनुकूल होंगी वो ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है किसान भाइयों के लिए। तो हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी किस्में होंगी जिसे हमारे किसान भाई लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करेंगे और उनका लाभ अच्छा होगा? किसान भाइयों, एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको व्यापक स्तर पे बोरों की खेती करनी है तो छोटी किस्मों का चुनाव करिए, ऐसी किस्में जिनकी बढ़वार कम होती है, क्योंकि जहां आपने लंबी किस्मों का चुनाव किया वहां पे आपको उसको सहारा देने के लिए बहुत ही अधिक खर्च लगेगा तथा पूरे खेत में ऐसा कर पाना किसान के लिए बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी जो झाड़ी नुमा किस्में हैं उसका चुनाव करिए और ऐसी बहुत सी अच्छी किस्में हैं जिससे 4 से 5 बार आप आराम से तुड़ाई कर सकते हैं और उसमें रोग के प्रति सहनशीलता भी है। जैसे कि कुछ किस्में मैं आपको बता देता हूँ। इस दिशा में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने काशी कंचन और काशी निधि 2 किस्मों का विकास किया है। काशी कंचन एक ऐसी किस्म है जिसे भारत में ही सबसे ज़्यादा क्षेत्र में उगाया जाता है तथा किसान भाइयों के प्रति काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि इसका जो उपज है वो भी बहुत अच्छा है। इसमें जो काउपी मोज़ेक वायरस या विषाणु जनित जो रोग है उसके प्रति भी सहनशीलता है। साथ में इसकी जो फली है वो काफ़ी मुलायम होती है। इसके अलावा काशी निधि भी इसी तरह की किस्म है और वो बहुत अच्छी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को बोरों के किस्म के बारे में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि किसी भी खेती में कई तरह की समस्याएं आती है। सब्जी की खेती में खास करके कीट मकोड़ों का प्रकोप होता है, बीमारियों का भी प्रकोप होता है और सड़ने गलने की भी समस्या होती है बरसात में। तो बोड़ों की खेती में हमारे किसान भाई क्या क्या समस्या का सामना करते हैं और इसका कैसे वे बचाव कर सकते हैं? देखिए, बोरों की खेती में एक ध्यान जरूर रखना है। अगर ग्रीष्मकालीन जो फरवरी मार्च में बोरो लगाते हैं उसमें तो बहुत कम समस्याएं आती हैं। वहाँ पर किस्मों के चुनाव में बहुत ही किसान भाइयों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किस तरह की। लेकिन बरसात में बोरों में बहुत से रोग, कीट और व्याधि आते हैं, तो यहाँ पर इनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास करके बोरों में जो विषाणु जनित रोग आता है वो इसकी सबसे बड़ी समस्या है और सबसे ज़्यादा शोध का कार्य भी इसी पे चल रहा है बोरों में। तो इसमें किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जब भी बोरों की कोई किस्म लगाएं तो ये पता कर लें कि उसमें जो काउपी मोज़ेक वायरस है, जो इसका चितकबरा विषाणु जनित रोग है, उसके प्रति ये सहनशील है कि नहीं वो किस्म। जैसे मैंने बताया काशी कंचन या काशी निधि या अर्का समृद्धि, तो इन सब किस्मों को किसान भाई लगाएं। और साथ में ध्यान रखना है कि वहाँ पे किसान भाइयों को कीटनाशी दवाओं का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है और जैसे ही ये लक्षण दिखाई दे किसी भी पौधे पे उसको उठा के नष्ट कर देना है या किसी गड्ढे में गाड़ देना है। कीटनाशी दवाओं में जो सबसे कारगर दवाइयाँ अभी चल रही हैं, खास करके सफ़ेद मक्खी के लिए, उसमें इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा है। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए और साथ में किसान भाइयों को 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करने से काफ़ी हद तक इस तरह के कीटों से रोकथाम हो जाती है। जी, चूँकि लगाने के क्रम में अगर कुछ सावधानी बरती जाए तो उस समय भी कीट और बीमारियों से बचाव हो सकता है। तो क्या क्या लगाते समय किसान भाई जो प्रारंभ में खेत की तैयारी से लेकर जब बीज का रोपण करते हैं उस समय जी क्या सावधानी बरत सकते हैं हमारे किसान? बिल्कुल, किसान भाइयों को एक बात जरूर ध्यान रखना है कि क्योंकि बोड़ो जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली है और यहाँ पर राइजोबियम से बीज का ट्रीटमेंट उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। क्या होता है कि बोड़ो में नाइट्रोजन की कम जरूरत, सिर्फ 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे किसान भाइयों को बीज को राइजोबियम से ट्रीट करना चाहिए और उसके पश्चात किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि हमारी जब फसल हम लगाएं तो वो मेड़ों पर लगाएं। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा जैविक कीटनाशी भी होता है जिसका उपयोग कर सके जो स्वास्थ्य के लिए कम से कम
नुकसानदायक हो सके? बिल्कुल, जैविक कीटनाशी में आजकल नीम ऑयल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नीम ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। कुछ जैसे सफ़ेद मक्खी के लिए भी ये कारगर है। ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम कई कीटों के लिए काम करता है। तो किसान भाई ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जैसे नीम ऑयल, करंज की खली और इस तरह से की दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो गाय के मूत्र से बने कई जो दवाइयाँ हैं उसका भी इस्तेमाल करके वो कीटों से उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई महत्वपूर्ण जानकारी बोरों की खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को दी। कुछ और क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में हमारे किसान भाइयों को? मैं किसान भाइयों को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो लोबिया है वो बहुत ही ऊर्जावान फसल है, और लोबिया को बोला जाता है पुअर मैंस मीट, मतलब या फार्मर्स के लिए या सबके लिए, क्योंकि लोबिया में 20% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें जो प्रोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा है, और पुअर मैंस मीट की इसे संज्ञा दिया गया है। और साथ में लोबिया में एक और बड़ी अच्छी खूबी है कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन बहुत ज़्यादा करता है, तो इसे हरी खाद के रूप में भी किसान भाई अपना सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर एस सोलंकी जी ने कितने विस्तार से जानकारी दी बोरों की खेती के बारे में, कैसे आप इससे लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। हमें पूरी उम्मीद है जानकारियों से भरा आज का अंक आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। अगले कार्यक्रम में कुछ और जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। जाने से पहले आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दें कि कल मंगलवार के दिन हम अपना खास कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव लेकर आते हैं, जहां स्टूडियो में मौजूद हमारे कृषि वैज्ञानिक आपसे सीधे रूबरू होते हैं और कृषि संबंधी जानकारियां आपको देते हैं। इसके लिए आप इस टोल फ्री नंबर 1800-3456-171 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is ENAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes
in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future.